वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। इसके सभी लेक्चर जो है प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, आप वहां से देखें और उसे सॉल्व करें। ठीक है, उसमें बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं और अधिक से अधिक जो है अर्थमेटिक मीन के बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी में यहाँ पर ये श्रेणी किस प्रकार की होगी, देखिए आपने पहले पढ़ा अर्थमेटिक जिसमें अंतर होता था दो पदों के बीच और वह किसी दो पदों के बीच समान अंतर के कारण उसे समांतर श्रेणी कहते थे। और यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी जो होगा वह यह मल्टीप्लाई होता जाएगा, या आप कह सकते हो कि किसी दो क्रमागत पदों के बीच का रेशियो जो है वो समान होगा, अनुपात समान होगा। ठीक है, तो हम कोई भी अगर सीरीज ले लेते हैं जैसे 2, 4, 8, 16, यह आप देखोगे तो यह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या गुणोत्तर श्रेणी में है। ऐसा कैसे कह सकते हैं, अगर हम इसके पदों में हम देखें कि रेशियो क्या है तो 4 यानी कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर दें तो यहाँ पर जो है हमें रेशियो 2 मिल जा रहा है, 2 1 जा और 2 2 जा। ठीक है, अगर हम इसी को तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दें तो यहाँ पर तीसरे पद से दूसरे पद यानी कि तीसरे पद को दूसरे पद से भाग देते हैं तो यहाँ पर जो है हमें वही रेशियो मिलता है 2। अगर हम चौथे पद को तीसरे पद से भाग देते हैं यानी कि 16/8 कर देते हैं तो भी आपको रेशियो मिलता है 2। यानी कि ये सभी समान अनुपात में हैं या इनके कॉमन रेशियो है। सभी के जो क्रमागत पद हैं उनके बीच का जो अनुपात है वह समान है, इसलिए इनको सार्वनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनुपात। ठीक, या इंग्लिश में हम अगर इनको प्रोनाउंस करें तो कॉमन रेशियो। क्या होता है ये? कॉमन रेशियो। यह कॉमन रेशियो यानी कि 2 2 2 जो आ रहा है वह कॉमन रेशियो होगा। तो एक तरह से ये कह सकते हैं जो रेशियो है उसी से अगर हम पहले पद को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो हमें दूसरा पद प्राप्त होगा, दूसरे पद को गुणा करें तो हमें तीसरा पद प्राप्त होगा, तीसरे पद में अगर 2 से गुणा करें तो हमें चौथा पद प्राप्त होगा। इसी तरह से ये प्राप्त होता चला जाएगा, यह श्रेणी बनता चला जाएगा। यानी कि इसका पैटर्न है, यही इसका पैटर्न है कि 2 यानी कि जो पहला पद है उसको उसके कॉमन रेशियो या सार्वनुपात से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका श्रेणी बनता चला जाएगा। यह जो है सार्वनुपात कहलाता है, जो कॉमन रेशियो यानी कि जो निकला है यहाँ पर। अब देखिए अगर हम कहें कि प्रथम पद इसका क्या होगा तो प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म जो इसमें लिखते हैं हम, वह जो आप लिखते थे एपी में ए, वही यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए आप मान लेंगे। ठीक है, और जो है कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो यानी कि सार्वनुपात। अगर सार्वनुपात आप निकाल रहे हैं तो ये कॉमन रेशियो क्या मानेंगे? कॉमन रेशियो ये मान लेंगे और ये होगा आर। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म और सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशियो, ये दोनों हम यानी कि मान लेते हैं। यह जो है प्रथम पद हो जाएगा और सार्वनुपात है। तो अगर इनके टर्म में हम जीपी को लिखें, गुणोत्तर श्रेणी को लिखें तो कैसे लिखेंगे? ए आर, क्योंकि पहले पद में हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा पद मिलेगा। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब
डैश डैश। आप देखिए जो ए आर होगा वो पहला पद T1 होगा, ये जो है पहला पद T1 होगा, ए आर को हम T2 यानी कि दूसरा पद लेते हैं। इसी तरह से अगर ये तीसरा पद लेते हैं तो T3 हो जाएगा और चौथा पद T4 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम Tn पद यानी कि nवां पद निकालने चले तो nवां पद क्या होगा। जैसे ये पहला पद है तो इसमें आप देखेंगे आर नहीं है, आर एब्सेंट है। दूसरे पद में एक आर है, ठीक है। तीसरे पद में आर की संख्याएं 2 है यानी कि आर स्क्वायर है। चौथे पद में 3 है, आर क्यूब है, ठीक है। इस तरह से अगर देखें तो हर एक पद में एक आर का पावर कम है, एक घात कम है। तो इस अनुसार जो Tn होगा वो ए आर पर पावर n माइनस 1 होगा। Tn जो होगा वो ए आर पर पावर n माइनस 1, क्योंकि nवां पद होगा तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो होगी, आर का जो घात होगा वह एक कम होगा यानी कि n माइनस 1। अतः अगर हम यहाँ पर लिखते हैं Tn की जो वैल्यू है Tn इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस 1, यह एक इक्वेशन या एक फार्मूला हो गया इसके लिए। तो आपने देखा गुणोत्तर श्रेणी के लिए nवां पद निकालने का फार्मूला वह ए आर पर पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इसको अगर देखें श्रेणी में अंतिम पद Tn ही है, Tn अगर अंतिम पद है तो यहाँ पर जो है Tn इक्वल टू यल यानी कि यल इक्वल टू ए आर पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो गया। ये प्रारंभ से nवां पद है, ठीक। अगर हम कहते हैं प्रारंभ से nवां पद तो हम इन्हीं दोनों को यूज करेंगे। लेकिन अगर अंत से nवां पद निकालना हो, जैसे कि एपी में भी अंत से nवां पद निकालने का या आरवां पद निकालने का फार्मूला बताया गया था, तो यहाँ से अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला क्या होगा। अंत से nवां पद, अंत से nवां पद जो होगा वह यल अपॉन आर पावर n माइनस 1 होगा। अंत से जो nवां पद होगा वह यल अपॉन आर पर पावर n माइनस 1 होगा। तो इन सभी फार्मूलों का यूज करके और इन पैटर्न को देखते हुए हम क्वेश्चन लगाएंगे। और चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जो है इसे शेयर कीजिए, जिससे सबको जो पता चले और सभी लोग इसको देखें और अधिक से अधिक जो है नॉलेज गेन कर सकें। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यह है 2, 4, 6, 18, 54। ये श्रेणी दिया हुआ 2, 6, 18, 54 डैश डैश का 20वां पद ज्ञात करें। का 20वां पद ज्ञात करें। सॉल्यूशन में यहां ए 2 है और आर क्या होगा, आप देख रहे हो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि आर जो है 6 अपॉन 2 3 होगा, ओके। और यहाँ n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो n का वैल्यू 20 है। n का क्या वैल्यू है 20 है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो
और कैसे ये प्राप्त होगा भाई, कैसे nवां पद निकलेगा? तो nवां पद निकालने का फार्मूला क्या है? Tn a r पर पावर n माइनस 1। अब Tn a की वैल्यू क्या है? 2, r की वैल्यू है 3 और n माइनस 1, n आपका दिया हुआ है 20, तो 20 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 3 पावर 19। देखिए 3 पर पावर 19 यह बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसको अगर एक्सपेंड किए तो यहाँ पर इतने ही वैल्यू रोक देते हैं और ये हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 पर पावर 19। ठीक, चूंकि 2 इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 का पावर 1 है। जब किसी दो नंबर पर सेम पावर होते हैं तभी उसका मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। ठीक है, तो आप यहीं तक इसे रहने देंगे। चलिए इससे आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि यहां पर दिया हुआ है √3 1/√3 एंड 1/3√3 का 19वां पद ज्ञात करें। का 19वां पद ज्ञात करें। Find the 19th term of the series √3 1/√3 1/3√3 डैश डैश। ठीक है, यानी कि आपको 19th टर्म या 19वां पद ज्ञात करना है। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर a की वैल्यू क्या दी हुई है? a √3 है और r की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म आप लिख भी सकते हो T2 अपॉन T1, यानी कि 1/√3 अपॉन √3। तो आप ध्यान दो, जो मेन फ्रैक्शन लाइन है उससे ऊपर अगर फ्रैक्शन होता है या भिन्न होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा यानी कि हर, वो नीचे चला आएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में यह क्या हो जाएगा? 1/√3 इंटू √3 जो कि 1/3 होगा। तो कॉमन रेशियो आपका 1/3 आ गया। जो सार्वनुपात है, सार्वनुपात 1/3 आ गया और ये जो है √3 है और n यहाँ पर है वो है 90। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगा Tn यानी कि Tn निकालना है तो Tn के लिए a r पर पावर n माइनस 1। अब सभी वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि पदों का जो यहाँ पर नंबर दिया गया है या जो भी a दिया है, r दिया है और n दिया है उसका मान इस फार्मूले में रख देंगे, उसकी वैल्यू इस फार्मूले में रख देंगे। तो ये हो जाएगा T19 इक्वल टू a की वैल्यू है √3 इंटू r की वैल्यू है यहाँ पर √1/3 और पावर 19 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं कि √3 ये होगा और यह जो है वैल्यू होगा 1/3 पर पावर 80। आप ध्यान दें, इसमें भी आप फ्रैक्शन में ले जाना चाहते हैं तो एक वैल्यू में आप फ्रैक्शन में लेके जा सकते हैं इसे, और यहाँ पर √3 यानी 3 पर पावर 1/2 और यहाँ पर जो 3 पर पावर होगा वो -18 होगा। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, हालांकि यहाँ तक तो आंसर वैसे भी रोक सकते थे आप, लेकिन इसको और आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और ये 3 पर पावर क्या हो जाएगा 1/2 -18।
आप जो है इसे सॉल्व करें तो 3 पर जो पावर होगा 18 2 जा 36 और 36 -1 हो जाएगा, यानी कि -35/2। ठीक है, इसे भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी रख सकते हैं, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। यह है थर्ड क्वेश्चन और इसमें रूट में ही दिया हुआ है आपको nवां पद निकालने के लिए, जो कि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में 1√3 डैश डैश का कौन सा, यानी कि का nवां पद ज्ञात करें, का nवां पद ज्ञात करें। तो देखिए इसमें nवां पद आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सलूशन क्या होगा, a = 1 है और r जो वैल्यू आप रखेंगे वह होगा √3/1, यानी कि T2/T1 आप लिख सकते हैं, T2/T1। तो T2 होगा √3 और T1 होगा 1, तो यहाँ पर यह हो जाएगा √3/1, जो कि वैल्यू होगा √3, r की वैल्यू हो गई। अब जो है यहाँ पर आपको nवां पद ही निकालना है, तो पदों की संख्या में n ही रखेंगे हम, जो कि Tn है, और a r पर पावर n-1, a की वैल्यू क्या होगी 1, ये आप लिखेंगे, r की वैल्यू जो है √3 पर पावर n-1। अब देखिए 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 पर पावर n-1 यानी कि 1/2, 3 पर पावर 1/2 और पावर n-1। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो कि किसी भी पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसे लिखोगे 3 पावर 1/2 n-1, तो n-1/2 हो जाएगा, यानी कि यह 3 पर पावर n-1/2 होगा, जो कि इसका आंसर है। ठीक, तो देखिए आप इस तरह से कई क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन दिए हों, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब आते हैं एक दूसरे तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें n की वैल्यू निकालने को दी गई है। अभी तक तो nवां पद निकाल रहे थे, यानी कि वह पद निकाल रहे थे जो कि पूछा गया है, कभी 20वां पद, कभी 19वां, कभी nवां पद, तो n की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे थे। अब यहाँ पर पद दे दिया गया होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यह कौन सा पद है। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 4 लेते हैं, 3 तक के क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 4, 1√3 डैश डैश का कौन सा पद, 1√3 डैश डैश का कौन सा पद, कौन सा पद 81 है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर पूछा गया है, इस सीरीज में जो सीरीज दी जा रही है, जो श्रेणी दी जा रही है, 1√3 डैश डैश का कौन सा पद 81 है। तो आपको वह पदों की संख्या निकालनी है, तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखें a का वैल्यू क्या है, पहला पद क्या है 1 है, r जो कि कॉमन रेशियो क्या है √3/1, यानी कि √3 है। ठीक है, ये कॉमन रेशियो हो गया। अब जो है यहाँ पर Tn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Tn जो है यानी कि 81 है। n क्यों लगाए, इसमें अननोन है n,
यानी कि n ज्ञात नहीं है, n ही को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह Tn 81 हो गया, आपका कॉमन रेशियो r हो गया √3 और प्रथम पद a हो गया 1। तो अब हम फार्मूला लगा देंगे Tn इक्वल टू a r पर पावर n-1। अब आप देखें Tn की वैल्यू 81 है तो 81 लिख लेंगे, a 1 है 1 लिखेंगे, r पर पावर यानी कि r क्या है √3 है तो √3 लिखेंगे और पावर n-1। तो यहाँ पर 81 आज 81 रहेगा और यहाँ √3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्योंकि 1 जिसमें भी मल्टीप्लाई होता है वो संख्या परिवर्तित नहीं होती है, वही संख्या आ जाती है। जैसे 1 × 5 5 होगा, 1 × 10 10 होगा। तो इस तरह से 1 × जो भी संख्या होगी वो वही आ जाएगी। अब √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को 3 पर पावर 1/2 पावर n-1, 3 पर पावर 1/2 ऑलरेडी होगा और पावर n-1 हो जाएगा। 81 क्या होगा, 81 3 पर पावर 4 होगा और यह जब आप सॉल्व करेंगे पावर टू पावर, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में सीरीज भी यही था, तो पावर टू पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पर पावर n-1/2 होगा। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, 3 है और 3 है, तो इनके जो पावर होंगे जो घात होंगे वो क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो अब देखते हैं हम कि 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n-1/2। इसका मतलब क्या होगा कि n-1/2 इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। LHS को RHS में कन्वर्ट कर लो, RHS को LHS में, साइन का कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जो है n-1 इक्वल टू 4 × 2 हो जाएगा और n-1 इक्वल टू 8 आएगा, यानी कि n इक्वल टू आप 1 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो 8 + 1 होगा और n इक्वल टू 9 होगा। अतः ये कौन सा पद होगा, 9वां पद होगा, 9th टर्म, ठीक है, 9th टर्म या 9वां पद आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यह निकालोगे। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय पद तथा 5वें पद क्रमशः दिए गए हैं, तो आपको उस गुणोत्तर श्रेणी को निकालना होगा। तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद आपको इससे रिलेटेड होमवर्क मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत ही आसान मेथड से यह जीपी सॉल्व हो रहा है। और गुणोत्तर श्रेणी जो जीपी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जानते हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमा से ही और इसके साथ साथ आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें भी इस सीरीज का बहुत अधिक डिमांड होता है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के द्वितीय तथा 5वें पद क्रमशः कितने हैं, 24 और 81 हैं। तो आपको बताना है गुणोत्तर श्रेणी, तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें हैं। तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करें
या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो हम लिखेंगे इफ इन एनी जीपी सीरीज सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म term are 24 and 81 respectively, then find the GP series, find the GP। ठीक है, तो आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। तो माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वानुपात आर है। प्रथम पद हमने ए मान लिया और सर्वानुपात आर, जैसा कि यहाँ पर फार्मूले में भी दिया रहता है, लेकिन आपको लिख लेना जरूरी है जिससे कि ये क्लियर हो कि हमने किस पद के लिए कौन सा सिंबल माना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सेकेंड टर्म यानी कि T2 यह दिया हुआ है 24 और अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार T2 क्या होगा, a r पर पावर 2 - 1 इक्वल टू 24 यानी कि a r इक्वल टू 24। यह पहला इक्वेशन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, दूसरे कथनानुसार उसने क्या कहा है, पांचवें पद क्रमशः, तो पांचवा पद क्या है T5 और यह 81 है। तो आप क्या करोगे, T5 में अगर 81 है तो a r पर पावर 5 - 1 इक्वल टू 81 लिखोगे और a r पर पावर 4 इक्वल टू 81 होगा। यह सेकेंड इक्वेशन। तो आप देखो फर्स्ट और सेकेंड में a r है और a r पावर 4 है, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जरा हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, जिससे कि r की वैल्यू निकल जाए, a और a कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर क्या होगा भाई, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा a r पर पावर 4 अपॉन a r, यह लेफ्ट साइड में हो जाएगा और राइट साइड में 81 अपॉन 24, यह हो जाएगा 81 अपॉन 24। आप देखो a से a कट जाएगा और r एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि r ऊपर जाएगा एक पावर रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ 3 से कट जाएगा 27 हो जाएगा और ये 3 से कटेगा 8 हो जाएगा। तो r का एक पावर रिड्यूस हुआ यानी 4 - 1 हो गया, क्योंकि r ऊपर जाएगा तो 1 पावर है वो कम हो जाएगा और 27 अपॉन 8 हो गया। आप देखो यहाँ r पर पावर 3 है और यहाँ 27 अपॉन 8, आप जानते हो 3/2 का होल क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब है 27 और 8 जो है क्यूब है 2 का, तो दोनों को मिलाकर एक साथ लिख देंगे 3/2 का होल क्यूब। देयरफॉर r की वैल्यू जो निकल गई यहाँ वह 3/2 हो गई। ठीक है, तो r का मान हमें मिल गया। अब r का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। अतः r का मान समीकरण 1 में रखने पर आप r का मान समीकरण 1 में रखो तो a इंटू r क्या है 3/2 इक्वल टू 24। a इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 यानी कि 8 से कट जाएगा और यह जो है 3 8 जा 24 होगा तो 8 2 जा 16, यहाँ a प्राप्त हो गया। अब आप देखें गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनेगी, तो
तो a इंटू ए आर स्क्वायर इस तरह से गुणोत्तर श्रेणी बनती चली जाएगी। यानी कि अतः गुणोत्तर श्रेणी जो बनेगी वो क्या होगा 16, और 16 में r मल्टीप्लाई करना है यानी कि 3/2, तो 16 इंटू 3/2, फिर 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर, फिर 16 इंटू 3/2 का होल क्यूब। ये जो है चलता चला जाएगा आगे। तो आप देखो 16 ये 2 से कटेगा 8 हो जाएगा, तो ये 16 और 8 3 या 24, और आप यहाँ देखोगे 16 इंटू 9/4 होगा, तो 4 से कटेगा यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 16 इंटू यहाँ 27/8 होगा, 8 से कटेगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये श्रेणी बनती चली जाएगी, और यहाँ पर जो श्रेणी होगा वह 16, 24, 36 और 27 2 जा कितना होगा 54। तो यह जो है गुणोत्तर श्रेणी होगा। कौन सा होगा ये गुणोत्तर श्रेणी? आप इस तरह से एरो भी लगा सकते हो एम्प्लाइज का, यानी कि ये गुणोत्तर श्रेणी आपका 16, 24, 36, 54 यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने कैलकुलेशन किया और गुणोत्तर श्रेणी आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा, और इसी पैटर्न पर ये होमवर्क दिया जा रहा है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और जब यह वीडियो देखिए तो पेन और कॉपी जो है साथ में लिए रहिए, जिससे कि आप भी साथ साथ इसके जो है कैलकुलेशन करते चलें, जिससे आपको भी टोटल समझ में आ जाए कि किस तरह से ये कैलकुलेशन किया गया है, किस तरह से इसको निकाला गया है, और यह नोट्स बनता जाएगा तो आपके लिए और अच्छा होगा, जिससे कि आप रिवीजन प्रॉपरली कर सकें। तो होमवर्क आज का (1/4 - 1/2) then 1 डैश डैश का कौन सा पद 64 होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।